तारीख 14 जुलाई 2023, समय 2:35। स्थान श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। भारत के इतिहास का एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन, चंद्रयान-3 लॉन्च। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। ये है हमारा चंद्रयान, जिसने +5 सफलतापूर्वक seconds। लिफ्ट ऑफ नॉर्मल P1 ट्रैकिंग, R2 और ट्रैकिंग, चांद की ओर बढ़ चला। P2 थोड़ी ही देर ट्रैकिंग, में स्टेज परफॉर्मेंस पृथ्वी की नॉर्मल, कक्षा से बाहर हो जाएगा। P4 ट्रैकिंग, L1 टर्न स्टेज इग्नाइटेड, चांद की ओर अपनी यात्रा को शुरू करेगा। ये हमारा तीसरा चंद्रयान मिशन है। 2008 में पहला, 2019 में दूसरा, जिसमें कुछ तकनीकी खामियों की वजह से वो मिशन पूरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया है, जो उस मिशन को आगे बढ़ाएगा। लेकिन जब आप चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग देख रहे हैं तो आपके ज़रूर मन में भी कुछ प्रश्न आए होंगे। इस वीडियो में हम उन्हीं प्रश्नों का उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे। चंद्रयान-3 जो है वो आपका चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला है। 2009 में छोड़ा गया लूनर रिकॉन्सेंस ऑर्बिटर, जो कि नासा द्वारा छोड़ा गया था, उसने हमें चंद्रमा की कुछ दुर्लभ तस्वीरें उपलब्ध कराई हैं। ये तब से लगातार चंद्रमा के चक्कर लगा रहा है और हमें वो सब दिखाता है जो अपोलो 13 मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्रियों ने देखा था। कुछ मिनट के लिए तो अंतरिक्ष यात्रियों के सामने अंधेरा ही छा गया था, जब ना वो पृथ्वी से संपर्क कर सकते थे और ना सूर्य की रोशनी देख सकते थे। और फिर अचानक से चंद्रमा की रोशनी सामने आती है, चंद्रमा की सतह सामने आती है, जिसमें हजारों क्रेटर यानी कि गड्ढे बने हुए हैं। इस रहस्यमयी चंद्रमा के बारे में जानने के लिए ही कई सारे अन्वेषण मिशन किए गए, लेकिन भारत का अन्वेषण मिशन, भारत का चंद्रयान-3 कुछ खास है। आखिर चंद्रयान-3 लॉन्च किया गया है, उससे जुड़े हुए कुछ प्रश्न, जैसे कि हमारा मिशन साउथ पोल पर के लिए क्यों लॉन्च किया गया, नॉर्थ पोल पर क्यों नहीं जा रहे। दूसरा, बाकी सभी देशों के जो मिशन है वो 4 या 5 दिन में चंद्रमा में पहुंच जाते हैं, लेकिन हमारा मिशन जो है वो 40 दिन ले रहा है, यानी कि चंद्रमा में पहुंचने में हमें 40 दिन लगेंगे। ये 23 या 24 अगस्त के दौरान चंद्रमा की कक्षा पर लैंड करेगा, और अगर ये चंद्रमा की कक्षा पर लैंड कर जाता है तो भारत विश्व का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास ये उपलब्धि होगी कि वो चंद्रमा पर उतर सकता है सफलतापूर्वक। और तीसरा, इस मिशन में खास क्या है, तो आज के वीडियो में हम ये सभी जानेंगे और इन प्रश्नों के उत्तर ढूंढेंगे। चंद्रमा हमेशा से रहस्यमयी रहा है और भारत के अलावा भी बाकी के सारे देशों ने भी चंद्रमा के अन्वेषण मिशन किए हैं, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि आखिर भारत ने साउथ पोल जाने का निर्णय क्यों किया, क्योंकि अभी तक किसी भी देश ने साउथ पोल पर चंद्रमा के लैंडिंग नहीं कराई है। चंद्रमा जैसे कि बाकी ग्रह हैं, वैसे ही चंद्रमा पर भी 2 पोल होते हैं। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक आज तक कोई भी मिशन नहीं गया है। अक्सर जो भी मिशन हुए हैं वो चंद्रमा का इक्वेटर के आसपास ही हुए हैं। तो ऐसे में प्रश्न ये होता है कि आखिर हम साउथ पोल पर ही क्यों जाना चाहते हैं, जबकि चंद्रमा पर लैंडिंग किसी भी कीमत पर बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो आखिर भारत ने इतना बड़ा रिस्क क्यों लिया, साउथ पोल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। बेसिकली अभी तक जो भी लैंडिंग मिशन हुए हैं वो टोटल कुल मिलाकर 22 हुए हैं, जिसमें सबसे पहला मिशन जो था वो सोवियत यूनियन का 3 फरवरी 1966 को लूना 9 था, जिसने चंद्रमा की सतह को छुआ था। पहला मानव मिशन, पहली बार कोई मानव चंद्रमा की धरती पर उतरा था अपोलो 11 मिशन के दौरान 20 जुलाई 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग, बज एल्ड्रिन, माइकल कोलिंस। सबसे सुदूरवर्ती मिशन जो सबसे दूर गया है दक्षिण ध्रुव की तरफ, वो आपका सर्वेयर 7 था, जो कि अमेरिका द्वारा किया गया था 10 जनवरी 1968 को। जबकि सबसे नॉर्थ में जो गया है वो आपका चाइना का चांगे 3 गया है
चाइना का चांगे 5 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसमें वो वहां से मिट्टी के कण भी लेकर आए थे। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो कोई भी मिशन अभी तक नॉर्थ पोल या एग्जैक्टली साउथ पोल को टच नहीं किया है। चंद्रमा पर बहुत खतरा है नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर उतरने में। चंद्रमा पर लैंडिंग ही बहुत खतरनाक है, और चंद्रमा पर लैंडिंग इसलिए खतरनाक है क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। आपके अभी तक जो सबसे पहला मून मिशन हुआ था, अपोलो 11 मानव मिशन जिसे कहेंगे, वो आपका ठीक इक्वेटर पे हुआ था। बाकी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हम करते हुए इक्वेटर के पास ही रहे हैं। चंद्रमा पर लैंडिंग इसलिए खतरनाक है, इवन इसकी लैंडिंग मून से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि मून पर भी वायुमंडल है, चंद्रमा पर आपका वायुमंडल नहीं है। यहां पर ऐसा नहीं होगा कि आपने पैराशूट खोला और जाकर उतर गए। यहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। अगर आप दोनों को कंपैरिजन में देखें तो आप देखेंगे कि साउथ पोल की जो सतह है वो काफी उबड़ खाबड़ है रेदर देन नॉर्थ पोल। साउथ पोल की सतह इतनी उबड़ खाबड़ है, इतनी सारी वहां पर परेशानियां हैं, तो ही हम साउथ पोल पर क्यों जा रहे हैं? उसकी सबसे बड़ी वजह है कि आप ये देख सकते हैं, ये जो ब्लू कलर के आपको दिखाई दे रहे हैं, ऐसा माना जा रहा है कि साउथ पोल पर आइस या वाटर के मिलने के चांसेस सबसे ज्यादा है। नॉर्थ पोल पर इतना संभावना नहीं है, और अगर गए भी तो उसके काफी ढूंढना पड़ेगा। पहला रीजन तो साउथ पोल जाने का यही है कि सबसे ज्यादा संसाधन या सबसे ज्यादा मिनरल्स या सबसे ज्यादा वाटर जो है वो आपको साउथ पोल पर मिलने की संभावना है। लेकिन दिक्कत यह है कि लैंडिंग में बड़ी समस्या आती है यहां पर। तो लैंडिंग के लिए यहां पर बकायदा हमें प्रोपेलेंट का यूज करना पड़ता है। हम यहां अगर पैराशूट से उतरने की कोशिश करेंगे तो हमें ऊपर की ओर कोई भी अब थ्रस्ट नहीं मिलेगा और हम सीधे धड़ाम से नीचे गिर जाएंगे, जैसा कि पिछली बार विक्रम लैंडर के साथ हुआ था। विक्रम लैंडर में प्रोपेलेंट था, लेकिन फिर भी वो अपने सॉफ्टवेयर ग्लिच के कारण वो उसका स्थान बदल गया और वो चंद्रमा की धरती पर क्रैश कर गया। और इस वजह से इस बार हमने एक एक्स्ट्रा प्रोपल्शन मॉड्यूल भेजा है ताकि हम चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित उतर पाएं। दूसरा रीजन नासा की वेबसाइट बताती है कि आगे जो भी मिशन होने वाले हैं वो साउथ पोल पर ही होने वाले हैं। नासा खुद आर्टेमिस प्रोग्राम के जरिए साउथ पोल पर ह्यूमन को भेजने वाला है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कि LRO यानी कि जो लूनर ऑर्बिटर हमारा नासा का चारों ओर चक्कर लगा रहा है, उसने सबसे ज्यादा साउथ पोल को ही इन्वेस्टिगेट किया है। आखिर हम साउथ पोल को इन्वेस्टिगेट क्यों कर रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं कि साउथ पोल हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। ये जो आप ग्राफिक देख रहे हैं, यहां पर सूर्य की रोशनी चंद्रमा के चारों ओर चक्कर लगा रही है। अब जाहिर सी बात है, सूर्य तो चक्कर नहीं लगा रहा, चंद्रमा ही चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के, और इसके जरिए सूर्य की रोशनी उसके चारों ओर घूम रही है। जब सूर्य की रोशनी उसके चारों ओर घूमती है तो उसके नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर लगभग एक जैसा ही फिनोमिना होता है। लेकिन हम आपको लेके चलेंगे साउथ पोल की तरफ। धीरे धीरे हम साउथ पोल की तरफ बढ़ते हैं। साउथ पोल पे आप देख सकते हैं कि कुछ ऐसे क्षेत्र नजर आएंगे जहां पर कभी भी आपको लाइट पड़ती हुई नजर नहीं आएगी। जो वहां पर बड़े बड़े क्रेटर हैं, जैसे जो गड्ढे हैं, आप इन एरिया पर फोकस करिए। ये जो एरियाज हैं आप इनको देखिए। पूरे चक्रण के दौरान कभी कभी कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर बिल्कुल भी लाइट नहीं पहुंच रही है, और इन जगहों पर जमा है आइस। तो सबसे पहला रीजन है वाटर ऑन मून, यानी हम ये ढूंढने जा रहे हैं कि जो आइस यहां पर जमा है, क्या हम उसे अपने आगे वाले मिशन के लिए प्रयोग कर सकते हैं? क्या हम उससे वाटर बना सकते हैं पीने के लिए? क्या हम उससे ऑक्सीजन ले सकते हैं सांस लेने के लिए? क्या हम उसे ऊर्जा बनाने के लिए, हाइड्रोजन सेल को चार्ज करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं? तो ये अन्वेषण दक्षिण ध्रुव पर ज्यादा अच्छे से होगा, क्योंकि वहां पर इसकी मात्रा ज्यादा उपलब्ध होने के संकेत LRO ने दिए हैं। दूसरा रीजन है कांस्टेंट लाइट एंड पावर। क्योंकि नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर सूर्य क्षितिज में चमकता है, वहां पर आपको 24 घंटे लाइट मिल सकती है, और जिससे जो भी एस्ट्रोनॉट वहां पर जाएंगे लंबे मिशन के लिए, वो अपने इक्विपमेंट्स और अपरेटस को चार्ज कर सकेंगे, उनको वहां पर कांस्टेंट पावर सप्लाई मिल पाएगा। नॉलेज ऑफ अर्ली सोलर सिस्टम। ये जो आइस आप यहां पर देख रहे हैं, कहा जाता है कि कई करोड़ों अरबों वर्षों से यहां पर लाइट आई ही नहीं है। यानी यहां पर ना तो सनलाइट है, वायुमंडल होने की वजह से वायु भी नहीं है, और इस वजह से ये जैसे करोड़ों अरबों साल पहले थे, आज भी शायद उसी फॉर्म में है, और इन पर सूर्य या हवा का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो अगर हम इन आइस या यहां के इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो हमें यह पता चल सकता है कि चंद्रमा आखिर बना कैसे, हमारा सोलर सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ।
ये साउथ पोल पर ज्यादा अच्छे से हो सकता है क्योंकि साउथ पोल के क्रेटर नॉर्थ पोल की अपेक्षा ज्यादा गहरे हैं। न्यू विंडो फॉर फर्दर मिशन, आगे के जो मिशन होंगे उस पर हम ये जान पाएंगे कि कैसे हम यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं, कैसे कौन कौन सी चीजें हमें यहाँ पर मिल सकती हैं, किन रिसोर्सेज का हम इस्तेमाल अपने लंबे लंबे मिशन के लिए कर सकते हैं। एक्चुअल में मानव जाना चाहता है मंगल पर, मानव ऐसा ग्रह ढूंढना चाहता है जहां पर दूसरे बार जीवन मिल सके या दूसरे ग्रहों पर जीवन की तलाश है। इसमें हम चंद्रमा को एक हार्ट स्पॉट बना सकते हैं, यानी कि चंद्रमा पर रुक गए, थोड़ा अपना काम हम किया और फिर यहां से एक नई लॉन्चिंग को लेकर के एक बेस बना करके हम दूसरे ग्रह पर जा सकते हैं। तो इसके जरिए हमारे आगे वाले मिशन के लिए चंद्रमा को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। एंड द लास्ट, मिनरल फाइंडिंग। ऐसा पाया गया है, ऐसे सबूत मिले हैं कि यहाँ पर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, और वो किस फॉर्म में है। आखिर यहां पर जो टेम्परेचर है वो -283 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस फॉर्म में, इस टेम्परेचर पर ये तत्व कैसे बिहेव करते हैं, और अगर ये तत्व यहां पर भी हैं और हमारी पृथ्वी पर भी हैं तो ये हमारी पृथ्वी तक पहुंचे कैसे। इन सभी बातों की जानकारी लेने के लिए हमारा चंद्रयान गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट, दक्षिण ध्रुव, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो क्रेटर हैं वो काफी ज्यादा गहरे हैं। गहरे होने का मतलब ये है कि ये चंद्रमा की भीतरी सतह तक पहुंचना यहां पर ज्यादा आसान है। जैसे चंद्रमा की ऊपरी सतह कहलाती है क्रस्ट और चंद्रमा की भीतरी सतह कहलाती है मेंटल। तो अगर हम किसी गड्ढे पर पहुंचे जो कि मेंटल तक जा रहा हो तो शायद हमें चंद्रमा की भीतरी सतह के बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और इस तरीके से ये कुछ ऐसे रीजन बनते हैं जिसकी वजह से मनुष्य या भारत चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अन्वेषण कर रहा है। अगला प्रश्न, अमेरिका या रशिया के जो भी मिशन होते हैं वो 4 दिन में ही हमें चंद्रमा पर पहुंचा देते हैं, लेकिन हमारा जो मिशन है उसे 40 दिन लग रहे हैं चंद्रमा पर पहुंचने में। आखिर हमें 40 दिन क्यों लग रहे हैं? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है बजट। हमारा जो चंद्रयान है वो 615 करोड़ रुपए में तैयार हुआ है। इवन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि केवल 75 करोड़ रुपए तो इसकी लॉन्चिंग में ही चले गए, क्योंकि रॉकेट को चलाने के लिए जिस ईंधन का प्रयोग किया जाता है वो काफी महंगा होता है, और प्रोपेलेंट को चलाने का तो जो ईंधन होता है वो और ज्यादा महंगा होता है। यहां पर जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है वो अपोलो 7 से लेके अपोलो 17 तक के खर्च का दिखाया जा रहा है। ये खर्च 55 मिलियन यूएस डॉलर में है। जैसे कि अपोलो का 11 का देखिए खर्च तो 355 मिलियन डॉलर। ये एक मैन मिशन था, यानी इसमें मनुष्य भी चंद्रमा की धरती पर गया था। और अगर आप इसका मोटा मोटा खर्च का अंदाजा लगाएं तो आप पाएंगे कि ये जो खर्च है ये लगभग 2900 करोड़ रुपए है, यानी 2900 करोड़ रुपए। और कहा हमारा 615 करोड़ रुपए में पूरा मिशन। तो आप कह सकते हैं कि सर ये मैनमेड मिशन है, इस वजह से यहां पर खर्च ज्यादा था। लेकिन अगर आप उनका अनमैन्ड मिशन देखें, अपोलो 7 जिसमें कोई आदमी नहीं गया था, सिर्फ वहां पर एक फ्लाईबाई मिशन था, वो भी आपका 1190 करोड़ रुपए का था। यानी उस जमाने में अपोलो 7 जब 1963-64 के अराउंड गया है तब यहां पर आपका इतना खर्च आया है, और हम कितना खर्च कर रहे हैं यहां पर। तो बेसिकली बेसिक कंसेप्ट ये है कि जो चंद्रमा है वो पृथ्वी से उसकी दूरी लगातार बदलती रहती है। इसका जो ऑर्बिटल है वो अंडाकार है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो सबसे निकटतम दूरी है वो 3,63,104 किलोमीटर है, जबकि अधिकतम दूरी 4,05,696 किलोमीटर है। यानी अगर किसी स्पेसशिप को अगर डायरेक्ट आप पृथ्वी से चंद्रमा पर भेजना चाहते हैं तो अधिकतम ये दूरी तय करनी पड़ेगी और न्यूनतम ये दूरी उसे तय करनी पड़ेगी। हमारे पास इतने मजबूत रॉकेट नहीं है, या फिर आप ये कह लीजिए कि बजट की वजह से हम इतने बड़े रॉकेट का प्रयोग नहीं करते हैं। बाकी के सभी देश क्या करते हैं, वो अपने बड़े बड़े रॉकेट का प्रयोग करते हैं, उसमें बहुत सारा ईंधन भरते हैं और करोड़ों रुपए अपने ईंधन के ऊपर खर्च करके वो सीधे अपनी जगह से उठते हैं और एक फ्लाईबाई लेते हुए सीधे चांद पर उतर जाते हैं। जबकि हम कैसे जा रहे हैं, हम अपने सबसे बड़े रॉकेट LVM-3 का प्रयोग कर रहे हैं। LVM-3 जो है ये एक 3 स्टेज रॉकेट है, जो आपने देखा होगा, अभी मैंने आपको दिखाया था। ये जो लगे हुए हैं ये S-200 सॉलिड बूस्टर है, यानी इनमें सॉलिड ईंधन भरा होता है और ये आपको शुरुआती वेग प्रदान करते हैं। जबकि आपका जो लिक्विड वाला होता है L110, ये लिक्विड फ्यूल होता है जो आपको अधिकतम गति प्रदान करता है ताकि आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो जाएं। और फिर उसके बाद जब आप पृथ्वी की कक्षा से बाहर हो जाते हैं तो फिर शुरू होती है क्रायोजेनिक स्टेज। क्रायोजेनिक का मतलब होता है ऐसे इंजन जो बहुत कम ताप पर काम कर सकते हैं, बहुत कम टेम्परेचर पे भी काम कर सकते हैं। आपका जो पेलोड होता है वो रॉकेट के ऊपरी भाग में रखा होता है। इसी पर आपका विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को रखा गया है।
आपने इसका अभी देखा कि किस तरीके से यहाँ पर इसकी लॉन्चिंग होती है और फिर इसके जो दो बूस्टर हैं +5 वो आपस seconds. में इससे अलग हो जाते हैं। Lift off जब ये normal पृथ्वी की T1 tracking. 170 किलोमीटर की कक्षा पर पहुंच जाता है, यानी पृथ्वी से 170 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है, तो इससे क्रायोजेनिक P2 स्टेज शुरू tracking. होती है। क्रायोजेनिक Stage स्टेज उसे पृथ्वी performance के और ऊपर normal. आगे लेके जाती है और उसे P4 अपथ्रस्ट tracking. प्रदान करती है। जैसे ही वो 170 L1 किलोमीटर की turn ऑर्बिटल stage वेलोसिटी पर पहुंच performance जाएगा, normal. यहां से हमारा चंद्रयान जो है वो अकेला सफर करना शुरू करता है। यहां पर देखिए 200 इसके दो stages रॉकेट are बूस्टर separated. अलग हो गए हैं और इसका लिक्विड स्टेज शुरू हो गया है। लिक्विड स्टेज शुरू Post होने loop के बाद guidance जैसे initiated. लिक्विड स्टेज खत्म होगी, उसके बाद इसका क्रायोजेनिक स्टेज शुरू होता है और क्रायोजेनिक स्टेज भी आपका 170 किलोमीटर की अवधि पर जाकर खत्म हो जाता है। इस तरीके से हमारा रॉकेट काम करता है और इसमें 3 स्टेज पे प्रपोल्सन होने के बाद अंत में हमारा केवल चंद्रयान जो है वो पृथ्वी की कक्षा से बाहर पृथ्वी की कक्षा पर गति करने लगता है और सैटेलाइट का जो सेपरेशन होता है वो लगभग 180 किलोमीटर की स्थिति पर होता है। हम क्या करते हैं, हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से धीरे धीरे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं और इसके लिए इसरो में बैठे साइंटिस्ट सैटेलाइट को धीरे धीरे गति प्रदान करते जाते हैं। पहले एक ऑर्बिटल, फिर एक और ऑर्बिटल, फिर एक और ऑर्बिटल, इस तरह से 5 से 6 चक्कर बाद हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के बाद फिर इसे कम से कम 4 चक्कर लगाने होते हैं चंद्रमा के, और चंद्रमा के 4 चक्कर लगाने के बाद धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी यानी इसकी गति को कम करते चले जाते हैं और ये जब 100 किलोमीटर की स्पीड पर पहुंच जाता है प्रति घंटे की स्पीड पर, इसको चंद्रमा पर पर्टिकुलर पॉइंट पर लैंड करा देते हैं। एक एनिमेशन के जरिए आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कैसे ये पृथ्वी की कक्षा से बाहर जा रहा है और धीरे धीरे चंद्रमा की ओर बढ़ता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को छोड़कर ये चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण को पकड़ लेता है। इसका सबसे बढ़िया फायदा हमें यह होता है कि यहां से लेके इस वाले पूरे पोर्शन तक हम किसका सहारा ले रहे हैं, हम किसी भी ईंधन का सहारा नहीं ले रहे हैं, हम सिर्फ पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण का सहारा ले रहे हैं, जिससे हम बहुत कम ईंधन में ही, बहुत कम खर्च में ही अपना मिशन जो है वो चंद्रमा पर पहुंचा पा रहे हैं। तो आप समझ पाए कि हमें 40 दिन क्यों लग रहे हैं, क्योंकि हम किसी दूसरे मेथड के जरिए वहां पर पहुंच रहे हैं। अब बात आती है कि इतने सारे मिशन हो चुके हैं, इस मिशन में खास क्या है। 22 मिशन चंद्रमा पर लैंडिंग के हो चुके हैं। तो इस मिशन में खास बात यह है कि हम एक लैंडर भेज रहे हैं जो चंद्रमा की ऊपर सॉफ्ट लैंड करेगा। 2008 में भी हमने लैंडिंग की थी, बट वो क्रैश लैंडिंग थी और उसके जरिए हमें पता चला था कि चंद्रयान 1 ने हमें बताया था कि चंद्रमा पर आइस है। इसके अलावा हम रोवर भी भेज रहे हैं जो चंद्रमा की सतह पर गति करेगा। ये एक लूनर डे यानी लगभग 14 पृथ्वी के दिन तक चंद्रमा पर रहेगा और ये भी एक लूनर डे यानी कि लगभग 14 पृथ्वी के दिन। हमारे यहाँ 14 दिन चंद्रमा के एक दिन के बराबर होते हैं। इसमें 3 पेलोड गए हैं और इस पे 2 पेलोड गए हैं, जबकि एक पेलोड आपका प्रोपल्शन मॉड्यूल पर है। लैंडर के जो पेलोड हैं उसमें से है रंबा। रंबा जो है ये सरफेस के पास यानी चंद्रमा पर कौन कौन से आयन हैं और इतने कम टेम्परेचर पर वो कैसे सरवाइव कर रहे हैं, किस तरीके का उनका फिनोमिना हो रहा है, किस तरीके से आयंस में बदलाव होता है, ये सारी चीजें हम वहां पर जांचेंगे। चेस्ट चंद्रास सरफेस थर्मो फिजिकल एक्सपेरिमेंट, इसके जरिए हम ये जानेंगे कि आपका जो पोलर रीजन है वहां पर थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या चेंजेस आते हैं, यानी किस तरीके से वहां पर थर्मल या आपके थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ी हुई चीजें, ऊष्मागतिकी के नियम वहां पर किस तरीके से फॉलो होते हैं। इसके अलावा एक इल्सा है जो चंद्रमा पर होने वाले भूकंप गतिविधियों को नापेगा, इंस्ट्रूमेंट फॉर लूनर सिस्मिक एक्टिविटी। रोवर पे रखे गए पेलोड का नाम है एपीएक्सएस और एलआईबीएस। इन दोनों का ही काम यह है कि किसी तरीके से वहां पे मिनरल्स की फाइंडिंग करना और वो मिनरल्स किस कंपोजिशन में है, यानी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब किस फॉर्म में वहां पर हैं और आपस में किस तरीके से क्रिया करते हैं और किस तरीके से वहां पर इनका कंपोजिशन है, कैसे वहां पर रॉक फॉर्म हो रही है, कैसे मिट्टी बनी हुई है, कोई अयस्क है तो वो कैसा है। जबकि प्रोपल्शन मॉड्यूल में ये आपका चंद्रमा पर लैंड नहीं करेगा, ये चंद्रमा के प्रोपल्शन मॉड्यूल यानी कक्षा पर ही रहते हुए आपको ये बताएगा कि वहां से पृथ्वी पर जो तरंगे जा रही हैं या पृथ्वी से प्राप्त जो तरंगे हैं, पृथ्वी से वहां पर किस तरीके की तरंगे प्राप्त की जा पा रही हैं, ताकि हम कम्युनिकेशन को किस तरीके से मेंटेन कर पाएंगे। ये एक स्पेक्ट्रोपोलैरीमीटर है, ये एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, यानी ये प्रकाश को अध्ययन करेगा कि किस तरीके की वेवलेंथ के प्रकाश वहां पर उपलब्ध है। तो ये पेलोड जाकर हमें कई सारी जानकारी देने वाले हैं, जैसे कि चंद्रमा में किस तरीके की गति होती है। आगे जो हमारा नासा 2025 में आर्टेमिस मिशन भेजने वाला है, जिसमें वो 4 अंतरिक्ष यात्रियों को भेजेगा। इसमें पहली बार क्रिस्टीना कोच नाम की महिला भी जाएंगी
क्रिस्टीना कोच के नाम विश्व में सर्वाधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड है महिला के रूप में। 327 दिन तक इन्होंने अंतरिक्ष में बिताए हैं। तो पहली बार एक महिला और एक ब्लैक कलर इन मैन को वहां पर भेजा जा रहा है जो चंद्रमा पर उतरेंगे। इसके लिए आर्टेमिस ने बाकायदा प्रोग्राम की है और आर्टेमिस 3 जो है वो आपका लॉन्च होने वाला है 2025 में। तो हमेशा से अंतरिक्ष को खोजना मानव की गतिविधि में शामिल रहा है और इसके लिए बहुत सारा टेक्नोलॉजी और बहुत सारा पैसा, बहुत सारी मेहनत लगती है। फिलहाल भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है और भविष्य में हो सकता है कि हम भारत को भी अंतरिक्ष में जाते हुए देखेंगे जब वो मनुष्यों को अंतरिक्ष में भेजेगा गगनयान के जरिए। अंतरिक्ष के जरिए हम नई संभावनाओं की तलाश कर रहे हैं। आखिर इस दुनिया में अगर रहने लायक ना रहा, पृथ्वी अगर रहने लायक ना रही या ग्रह के बाहर कहीं जीवन है तो वो किस फॉर्म में है, हम उनसे कुछ सीखना चाहते हैं। तो ये सारी चीजें अंतरिक्ष अन्वेषण के जरिए ही संभव है और भारत लगातार इसमें अपने कदम को बढ़ाता चला जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। तो चंद्रयान 3 के लिए शुभकामनाएं, वो सॉफ्ट लैंडिंग करे और जो भी अन्वेषण है, जो भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों की मेहनत है वो पूरी तरह से सफल हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।